एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं और कहाँ पर बेसिकली डू वाइल लूप यूज़ होता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और मैं एक सिंपल पहले अप्रोच करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ टी। जब भी आप डू वाइल लूप यूज़ करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है सिंटेक्स में कि जब वाइल लूप को आप एंड कर रहे होंगे तो आपको सेमीकोलन लगाना इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है सेमीकोलन, ठीक है ना। तो ये सेमीकोलन लगाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है ना। ये इसके सिंटेक्स का पार्ट है। किसी भी लूप में जब आपने देखा वो कंडीशन हम लगाते हैं तो उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाते हैं पैरेंथेसिस के बाद, लेकिन यहाँ पर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर इसको एंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, और जो इसका हमने कर्ली ब्रेसेस यानी ये इसका बॉडी पार्ट है वो ऊपर है। हर एक लूप का बॉडी पार्ट उसके नीचे होता है, पर डू वाइल लूप का बॉडी पार्ट उसके पहले होता है। और वहां पर आपने एक और चीज लिखी है डू। डू का मतलब होता है किसी भी चीज को करना, तो यानी ये परमिशन दे रहा है कि विदाउट चेकिंग आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अल्टीमेटली डू वाइल लूप का जो मेन मोटिव है वो ये है कि फर्स्ट टाइम में जब कंपाइलर लूप में एंटर होता है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देता है, चाहे नीचे वाली कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। पहली बारी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बार में ये लूप एग्जीक्यूट होता ही है हर हाल में, ठीक है ना। लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर नीचे आएगा और वाइल के अंदर वो चेक करेगा कंडीशंस। यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वापस ऊपर जाएगा, फिर एग्जीक्यूट कराएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर फॉल्स होता है तो सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी कंडीशन लिख देता हूँ पहले। मैं लिख देता हूँ डी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस डी को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं पहले हम, इसको कंपाइल कराते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर ये इन्फिनिटिव तक प्रिंट होते जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि डी की वैल्यू 1 है, डू उसने कहा आपको परमिशन है, आप एंटर हो जाइए, ये एंटर हो गया और डी को प्रिंट कर दिया। नीचे आया, कंडीशन क्या है? अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, ये भी ट्रू है। ऊपर जाएगा, डी प्रिंट हो जाएगा, फिर कोई कंडीशन, ये ऐसे कंडीशन ट्रू रहेगी, इसलिए इन्फिनिटिव लेवल तक चल जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डी को प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा? इनसाइड द लूप स्टेटमेंट कॉपी करते हैं और नीचे आके प्रिंट करते हैं। यहाँ पर कहते हैं आउटसाइड द लूप, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि इनसाइड और आउटसाइड कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। और वापस से इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। इनसाइड द लूप 1 और आउटसाइड द लूप हमने 1। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। हम कहते हैं कि नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा? ये इनसाइड द लूप चले जा रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्या होगा इसे समझते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है? 1, और जैसी डी की वैल्यू 1 हुई वो अंदर एंटर हो गया। एंटर होने के बाद यहाँ पर डी की वैल्यू उसने 1 प्रिंट करा दिया। और फिर उसके बाद क्या होगा? डी प्लस प्लस के बाद डी की वैल्यू कितनी हो गई है? 2, और इनसाइड द लूप प्रिंट हुआ। अब वो क्या कह रहा, हमने कंडीशन क्या लगाई है कि डी नॉट इक्वल्स टू 1, एग्जैक्टली, क्योंकि डी प्लस प्लस लगने की वजह से डी नॉट इक्वल्स टू 1 तो हो गया, वो 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, वो 1 तो नहीं है, तो कंडीशन उसको ट्रू मिले जा रही है। तो ये बार बार चले जा रहा है।
मेरा इस एग्जाम्पल को कराने का मोटिव सिर्फ इतना था कि आप ये समझ लें कि ऐसे यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें इसको समझना होता है, ठीक है ना। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा हूँ 1, और मैं कह रहा हूँ कि जब तक उसकी वैल्यू 100 नहीं होती है, ठीक है ना। और अब हम इसको चलाते हैं, सेव करते हैं। ये 100 तक आ गया। अच्छा, अब मुझे इसकी नीड नहीं है इनसाइड द लूप आउटसाइड द लूप की, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। बस आउटसाइड द लूप एक बार लिखते हैं, और यहाँ पर प्रिंट एलन नहीं, सिर्फ जिससे कि हमें स्पेसिफिकली दिख जाए हमारा आउटपुट प्रॉपर। सेव, अगेन रन द प्रोग्राम। ये कुछ प्रोग्राम हमारा ऐसा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 99 एंड देन आउटसाइड द लूप। आपने देखा यहाँ पर 100 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ 100 प्रिंट? हमने कहा नॉट इक्वल टू 100, जैसे ही वो 100 होगा, नॉट इक्वल टू 100 तक होगा, तब तक तो ट्रू, जैसे 100 हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा, वो ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, इसको एक यहाँ से चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लेस देन लगा देते हैं, ठीक है ना। और लेस देन लगाने के बाद हम चेक करते हैं वापस से, और आपने देखा ये 100 हो गया है। क्यों हो गया 100? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई है, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि ये लेस देन इक्वल्स टू 100। लेस देन इक्वल्स टू 100 क्या है? अगर ये वैल्यू जब 99 होगी तो लेस देन है, ठीक है ना। और जब ये वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी तो वो इक्वल्स हो गया है, यानी तब भी ठीक है। जैसे ही वो 101 होगा तब जाकर वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी लेस देन भी और इक्वल्स टू भी दोनों के दोनों यहाँ पर कंपेयर हो रहे हैं, तो इसलिए अल्टीमेटली 100 तक यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है ना। ग्रेटर देन 100 करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं डू वाइल लूप से। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, डू और वाइल, मैं एक इंपोर्ट करा देता हूँ यहाँ पर, import java.util.scanner, और यहाँ पर हम इस OP को, यानी ऑप्शन है ये हमारा, इसको हम स्कैन करवा देते हैं। और अब हम यहाँ पर एक स्विच केस लगाते हैं, SWITCH स्विच, और उसमें OP लिखते हैं और केसेस बना लेते हैं। यहाँ पर अगर ये 2 होता है तो एक स्ट्रिंग की वेरिएबल ले लेते हैं, str स्ट्रिंग, और उस केस में हम यहाँ पर लिख देते हैं R is equals to up, 2 for up, ओके। एंड एक यहाँ पर हमें BREA के ब्रेक, मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ, हो सकता है शायद आपको प्रॉब्लम हो, मैं वापस दिखा देता हूँ क्या कैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा होता है, तो मैंने क्या किया है, इसे एक ही लाइन में कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक लाइन में करने से, बस आपके जो कॉलन्स हैं, सेमी कॉलन्स हैं, वो प्रॉपर लगे होने चाहिए, ठीक ना। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ लाइन को। अगर 4 होता है, 2 हो गया, 2 के बाद अगर हमारा 4 होता है तो 4 के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर 6 कोई प्रेस करता है, 6, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे RIGHT राइट। और अगर कोई 8 प्रेस करता है तो हम उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर डाउन, DOWN, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली हमने यहाँ सब चीज़ें लगाई है। और एक हम यहाँ पर लगा देते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के लिए हम R में जो मैसेज पास करेंगे
आउट ऑफ रेंज, ठीक है ना, और इसको सेव किया। अब हमारा जो ऑप्शन है, अगर हम 0 प्रेस करते हैं, ठीक है ना, 0 प्रेस करते हैं तो हम 0 प्रेस करने पर कहाँ हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन नॉट इक्वल्स टू, अगर वो 0 होता है। अगर 0 नहीं हो रहा है तो बार बार ये हमें ऐसे प्रिंट होकर दिखाता रहेगा। और अल्टीमेटली जब हम स्विच केस से बाहर आ जाएंगे तो हम system.out.println के अंदर r को प्रिंट करेंगे, ठीक है ना, r के अंदर वो वैल्यू आएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए सेव करते हैं और अब इसको वापस से रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर एनी नंबर, मैंने 2 प्रेस किया। अब फिर ये पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, मैंने 4 प्रेस किया, लेफ्ट 6 प्रेस किया, राइट 8 प्रेस किया, डाउन 1 प्रेस किया, आउट ऑफ रेंज, और 7 प्रेस किया, आउट ऑफ रेंज, और 0 में प्रेस करूँगा तो ये आउटसाइड द लूप हमें दिखा रहा है। और ऐसे अच्छा, हम आउटसाइड द लूप की जगह क्या कर लेते हैं, नीचे आकर यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर OP नॉट इक्वल टू 0 है तब तो हमें ये दिखाई दे जो ये R वाला मैसेज है ना, और अगर ऐसा ना हो तो एल्स में, एल्स कब होगा, यदि 0, तो एल्स में हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, स्टॉप और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एग्जिटिंग और आउटसाइड द गेम, हमने यहाँ पर लिख दिया आउटसाइड द गेम। अब इसको रन करते हैं और वापस कंपाइल करते हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। 4 6 6 8 एंड 0 के केस में स्टॉप, एग्जिटिंग और डाउन भी ये हमें दिखा दे रहा था, ठीक है ना। डाउन नहीं दिखाना चाहिए था, तो हम इसको आकर देख लेंगे कैसे ये हो रहा है, डाउन क्यों आया है। स्टॉप एग्जिटिंग के बाद डाउन, तो अच्छा ये हमने गलती से आर यहाँ कर दिया है हमने कॉपी, ये यहाँ पर नहीं होना है, इसे यहाँ से हटा देते हैं एक्स, और ये आएगा हमारा चलिए ठीक है, यहीं पर लगा देते हैं और यहाँ पर इसके अंदर हम मैसेज में आर में ही इसको स्टोर करा लेते हैं। अब ये हमारा प्रॉपर चलने वाला है। ओके, आउट ऑफ रेंज 8 4 एंड देन 0 के बाद स्टॉप एग्जिटिंग आउटसाइड द गेम, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप और बाकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 अगर 1 कराना है, 3 कराना है, ठीक है ना, 5 है, 7 है, उन केसेस पर आपको क्या कराना है देख लीजिए। तो आपने देखा ये डू वाइल लूप की हेल्प से किया। अगर हम सिंपल स्विच केस से ये काम करते तो सिर्फ एक बार ये हमारे से इनपुट कराता और बार बार ना कराता। तो डू वाइल लूप में क्या हुआ, पहली बार इसने जो भी यहाँ पर कंडीशन चेक ही नहीं हो रही है, वो कुछ भी एंटर कर जा रहा है। फर्स्ट टाइम में वो कोई भी वैल्यू होगी
या कोई भी वैल्यू नहीं भी होगी तो भी एंटर करा दे रहा है, कोई कंडीशन वहां पर नहीं है, ठीक है ना। फोर लूप में और वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन के पैरामीटर से उसको पास होना पड़ता है, तब जाकर वो एंटर करता है। तो डू वाइल लूप का मतलब ये है कि वहां पर कंडीशन ही नहीं है कोई पहले नंबर पे, वो पहले एंटर कर गया, पहले आपको ये सब चीजें दिखा दिया उसने, ठीक है ना। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डू वाइल लूप, ठीक है ना। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्जाम्पल्स ऐसे वाले आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से बनाकर देखिए। जैसे मैंने एक छोटा सा गेम बनाया है, आप अपने माइंड से कुछ अलग अलग चीज़ें बनाइए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। पहले सेम प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर ये आप करने की कोशिश कीजिए। और जो बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल को आप टेस्ट कर लेते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो बुक में नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट नेक्स्ट लेसन।